जमशेदपुर में बिगड़ी कानून व्यवस्था के विरोध में आज बंद का असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी, जेडीयू और आजसू पार्टी के आह्वान पर सुबह से बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। शहर के कई बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और बड़ी संख्या में दुकानें और निजी संस्थान बंद कर दिए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता सड़कों पर बैठकर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। और कॉरपोरेट सेक्टर के लोग भी, साथ ही साथ छोटे व्यापारी हो, टेम्पो वाले हो, बस वाले हो या छोटे दुकानदार भी, जिस तरह स्वस्फूर्ति उन्होंने बंद किया, उनको बहुत बहुत बधाई। और महानगर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज जमशेदपुर बंदी का आह्वान किया गया था और उसका असर साफ तौर पर पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ बिष्टोपुर में, जहां आप देख सकते हैं कि जहां अनुमन बिष्टोपुर ये गोलचक्कर में हजारों गाड़ियां जो है वो आना जाना करती थी, मगर पूरी तरह से बंदी का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप हो या जितने भी बाजार, वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मार्केट बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ बिष्टोपुर में हजारों दुकानें थी, वो सभी दुकानें बंद को समर्थन करते हुए पूरी तरह से इस बंदी को सफल बनाया गया है। देखिए किस तरह पूरा बिष्टोपुर बाजार जो है वो वीरान पड़ा हुआ है। और बता दूं कि जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था, नशा, अवैध तरीके से नशा और दूसरी तरफ चापड़बाजी के खिलाफ कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वो बंदी का आह्वान किया गया है। और लगातार देखिए जिला प्रशासन के लोग मुस्तैद है, रैफ के जवान भी पूरी तरह से जगह जगह पर तैनात है, क्यूआरटी की टीम तैनात की गई है, जिससे बंदी के समर्थकों द्वारा आम लोगों को किसी तरह कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसी को देखते हुए देखिए कई कंपनियां जो है, टाटा स्टील की कंपनी भी पूरी तरह से अपने वर्करों को आज कहीं ना कहीं बंदी को देखते हुए वो आज होमवर्क करने की बात कही गई है। हम लोग जमशेदपुर के नागरिक हैं और आज का बंदी का समर्थन भी करते हैं, लेकिन इस तरीका से नशा है ना कि अब डर लगता है। घर से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या मार्केट में, डर लगता है कि कोई नशाखोर जाकर के चापड़ नहीं मार दे मेरे बच्चे को। पूरे जमशेदपुर में लोग देखिए तो हम लोग जैसा नागरिक डरा सहमा हुआ है। आए दिन जमशेदपुर में चापड़ चलता है। कानून व्यवस्था, नशा और चापड़बाजी के खिलाफ आज बंदी बुलाया गया है, मगर इस बंदी का असर क्या कुछ होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर 16 जून की देर रात हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब एनआईए कर रही है और इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायन सुजान को 7 दिनों की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में मामले के तार अंतर्राज्यीय नेटवर्क और पाकिस्तान से जुड़े होने की बात भी सामने आई है। जांच एजेंसी को पूछताछ में कई अहम खुलासों की भी उम्मीद है। तो देखिए आरएसएस कार्यालय पर रांची में हमला किया गया था पेट्रोल बम से और 3 आरोपी 7 दिन की रिमांड पर ले लिए गए हैं। इनसे पूछताछ करेगी एनआईए की टीम और पूछताछ में उम्मीद है कि और भी नए खुलासे होंगे। अब तक की जो जांच हुई है उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन का मामला सामने आया। रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर 16 जून की रात जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में दिल दहलाने वाला था, कई सवालों को खड़े करने वाला था। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए के जिम्मे है और एनआईए ने की दबिश के बाद अब इस पूरे मामले के खुलासे होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अब एनआईए तीनों को 7 दिनों के रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है और जाहिर है कि जिस पूरे के मामले को याद कीजिएगा तो इस मामले के पूरे तार जो हैं पाकिस्तान से जुड़े थे। मतलब कि इसमें एक तरीके से आतंकी संगठन के शामिल होने का भी जो मॉड्यूल होता है वो भी सामने आया था। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके तीनों आतंकी जो हैं, सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायन सुजान जो है, उसको रिमांड पर लिया गया है। और इसमें से एक आरोपी वो भी होगा जो आपको याद होगा कि जो एक हाफ इनकाउंटर जिसे कहा जा रहा है, जिसमें वो घायल हुआ था, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और तमाम जो आतंकवादी संगठन है या उनके विदेशी कनेक्शन है उसको एनआईए उसको खंगालेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अंसारी के द्वारा जो फेंका गया जो पेट्रोल बम था उसका एक वीडियो भी बनाया गया था। जरा सोचिए ये वो कैसा खौफनाक मंजर होगा
कि जब एक आतंकवादी, आपको तस्वीरें सीसीटीवी की याद होगी कि एक आतंकी जो है यहाँ से ऐसे, यही पोजीशन था उसका, और ऐसे बम फेंकता है। आरएसएस कार्यालय यही है, ऐसे बम फेंकता है। एक बम आपको सीधे जाकर छत पर गिरता है जो कि फटता है, दूसरा बम जो है ठीक इस बाउंड्री के उस तरफ जाकर गिरता है जो फटता नहीं है। लेकिन तमाम दूसरा जो व्यक्ति था उसकी वीडियो बना रहा था। मतलब उसकी मंशा साफ समझ में आती है कि वास्तव में बम को, पेट्रोल बम को फेंकने का मतलब जो होता है सीधे कि पेट्रोल जब गिरता है तो फैलता है और आग लगती है। 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। एनआईए की दबिश शुरू हो चुकी है। जाहिर है कि जैसे जैसे दबिश, पकड़ और पूछताछ ज्यादा बढ़ेगी, कई खुलासे सामने आएंगे। कह रहे हैं प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18। और देखिए रांची से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिना काफिले के नजर आए वित्त मंत्री और एक गाड़ी से घूमते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रांची में नजर आए हैं। सुरक्षा काफिले को लेकर वो नहीं निकले, काफिले को छोड़कर ही मंत्री निकल गए और झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अपने सुरक्षा काफिले के बजाय केवल एक गाड़ी से घूमते हुए नजर आए हैं, जिसकी अब चर्चा तेज हो गई है। तो ये तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं झारखंड के, वो एक ही गाड़ी में बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक ड्राइवर है और इस गाड़ी में वो मंत्री राधाकृष्ण किशोर बैठे हुए हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर के अब चर्चा होने लगी है कि आखिर जो राज्य के वित्त मंत्री हैं वो बिना किसी सुरक्षा के इस तरीके से बाहर गए हैं। और आपको बता दें कि झारखंड में वित्त मंत्री हैं और एक ही गाड़ी में वो निकल गए और इस मामले पर सियासी पारा भी अब हाई हो गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए मंत्री पर तीखा तंज कसा है, जबकि कांग्रेस और जेएमएम ने इसे अलग ही नजरिए से देखा है। झारखंड सरकार के फूफा, इनका हर वक्त कुछ न कुछ शिकायतें रहती है और ये जो शिकायत है ये इनका शिकायत नहीं है, यह पूरे सरकार में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का कारण है। मुख्यमंत्री से इनका जो डिफरेंसेस बन रहा है ये उसका कारण है। और आज जो ये सुरक्षा लौटाए हैं, ये सुरक्षा लौटाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सरकार में महत्व मिले। सरकार और मंत्री के बीच का कोई विरोधाभास नहीं है और हमें लगता है कि इसे सरकार के साथ जोड़ना भी उचित नहीं है। राज्य का एक मंत्री अगर किसी मामले में राज्य के डीजीपी को पत्र लिखता है तो स्वाभाविक तौर पे पुलिस महानिरीक्षक को उस पत्र पर संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। जब संवेदनशीलता एक मंत्री के पत्र पर अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये उठेगा। तो हमें ये लगता है कि प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए और मंत्री के पत्रों को गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए। नाराजगी और राधाकृष्ण किशोर जी पुराने अनुभवी सुलझे हुए नेता, मैं मानता हूं उनको, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते हुए जो भी कहीं उनको असुविधा अगर नजर आई है तो इसे दूर कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ये और पुराने नेता हैं, थोड़ी मैच्योरिटी के साथ इन बातों को अगर लेकर आगे चलें तो मुझे लगता है और बेहतर होगा। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां मस्जिद की नई कमेटी को लेकर चल रहा विवाद अब खूनी संघर्ष में बदल गया है। जुमे की नमाज के बाद धनबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित सबीली मस्जिद में जमकर बवाल हुआ। मस्जिद की जमीन के मालिक होने का दावा करने वाले वाजिद खान पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। से हम बाहर निकले तो इसका बेटा शाहजहां खान ने फाइटर लाके पूरे हमारे अंदर घुस गया है। फाइटर लाके हमला किया। हम नमाज को गए थे। हम माँ के बाबा 45 ईयर से आते हैं। 31 डिसमिल जगह मेरे नाम से 1989 में डिग्री हुआ है।
मेरा रूम का सामान देखने आया था, पूरा रूम का सामान गायब करा दिया जाकिर खान ने। और इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे पेशमाम, उनका नाम है शकील साहब। उन्होंने स्पीच दिया आज जुम्मे में और सब लोगों को उचकाया, जिसकी वजह से मॉब में से उन्हें अकेला आके हम पे हमला करा। प्री प्लान आया था फाइटर वाइटर लेके, पुलिस की मौजूदगी में हुआ। सबसे खास बात ये कल्याण विभाग के मजिस्ट्रेट के निगरानी में वक्फ बोर्ड का जो नई कमेटी गठित उसका पुराने कमेटी से मतलब कि का जो हस्तांतरण हुआ है और उसके बाद नई कमेटी 1 तारीख को फॉर्म हुई है। और आज के दिन जिस तरह की घटना घटी है तो जांच के बाद ही पता बता पाएंगे कि क्या। झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के 11 सरकारी विश्वविद्यालयों में 10 कुलपति दूसरे राज्यों से होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसके लिए राजभवन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि बीजेपी का कहना है कि नियुक्तियां तय योग्यता के आधार पर होती हैं। वहीं सालों से लंबित शिक्षकों के प्रमोशन का मुद्दा भी एक बार फिर से चर्चा में है। और इस राज्य का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इस राज्य में योग्यता नहीं है, तो राज्य का परसेप्शन को खराब करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू से किया जा रहा है। और हमें लगता है कि अब इसमें तो राजभवन की भूमिका संदिग्ध हो गई है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बाहरी और भीतरी का विषय नहीं, ये उच्च शिक्षा का विषय है। और उच्च शिक्षा का पूरा विषय ये राज्यपाल के मातहत होता है। महामहिम राज्यपाल जी उसका पूरा अवलोकन करके जो उसका अपना जो नीतिगत विषय होगा उस सबका अनुपालन करके ही नियुक्ति उन्होंने किया होगा। ऐसा नहीं है, उसमें उच्च कोटि के शिक्षाविदों को प्राथमिकता दी जाती है स्वाभाविक रूप से वाइस चांसलर के पद पर। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई कम है। ग्रामीण विकास विभाग की 2 करोड़ 31 लाख रुपए की पुल योजना अब बड़े विवाद में घिर गई है। आरोप है कि झारखंड के लिए स्वीकृत पुल का निर्माण पश्चिम बंगाल की सीमा में कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई। अब सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने साफ कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस पर हमने कमेटी बनाई है और जांच करा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से खबरों में चल रहा है, कई सारे ऐसी जगह है जहां हम लोग बॉर्डर पर हैं, जहां बिहार झारखंड कनेक्ट हो रहा है। ऐसे जगह कई सिचुएशन में आपको परिस्थिति आएगी, लेकिन क्लियर हम रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि वो क्या हुआ है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सेरेब्रल मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में 9 नए मरीज इस मामले के मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या अब 150 तक पहुंच गई है। पोटका प्रखंड में तेजी से मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। 24 जून से 3000 सैंपल की जांच की गई है। कंदर और हितबासा गांव सबसे ज्यादा इस बीमारी से प्रभावित हैं। मेडिकल टीम लगातार इस मामले की निगरानी कर रही है। सेरेब्रल मलेरिया के जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी निगरानी की जा रही है। दवाओं और मच्छरदानियों का वितरण भी लगातार किया जा रहा है। 45 मरीज अस्पताल में फिलहाल इलाज अपना करवा रहे हैं। 9 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब तक आपको बता दें कि 4 बच्चों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। तो स्थिति सामान्य हो गई है। जो भी मरीज मतलब वो वहाँ पे ब्रेन मलेरिया के मिल रहे हैं, इंस्टेंट उनको वहाँ के पीएचसी में या अगर आवश्यकता है ज़्यादा सीरियसनेस है तो सदर अस्पताल में उनको भर्ती कराया जा रहा है। गाँव में 24 तारीख से आज तक अभी तक लगभग 3000 अभी जांच हो चुका है और 3000 में 150 के आसपास ये पॉजिटिव पेशेंट मिला है इसमें, जिसमें से 4 डेथ है इसमें। खबर जामताड़ा से है, जहां साइबर अपराध के खिलाफ अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो साइबर अपराधियों की ठगी से अर्जित अवैध चल और अचल संपत्तियों की पहचान करेगी। पुलिस का कहना है कि चिन्हित मामलों में भारतीय न्याय संहिता के अपराध से प्राप्त आय प्रावधान के तहत कई कार्रवाई की जाएगी और अवैध संपत्तियों को जब्त भी किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से साइबर अपराधियों की आर्थिक कमर टूटेगी और जिले में साइबर ठगी की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस की हमारी एक टीम जो है साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा जो ये पैसे की ठगी करके जो ये लोग यहाँ जो धन इकट्ठा कर रहे हैं उसके ऊपर अभी नया जो BNSS है उसके तहत जो प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत हम लोग वैसे संपत्तियों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई
प्रारंभ कर रहे हैं और उसके फिर जब्ती और उसको कॉन्फिस्केट करने की कार्रवाई भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। और अब बात मानसून की करते हैं। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून अब सक्रिय होता नजर आ रहा है। गुरुवार को कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक रांची समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की भी संभावना है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी रांची में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवाएं भी चल रही हैं। राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मानसून की कमी का जो गिरावट है, जो बात कही जा रही थी कि मानसून की बारिश नहीं हो रही है, उस गिरावट में अब 61% से 46% की कमी आ गई है। मतलब कि अब मानसून सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची की बात करें तो शहरी इलाकों में भले ही कल हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जमकर बारिश हुई है। राजधानी के तमाम, राजधानी ही नहीं, राजधानी के अलावा दूसरे जिलों की बात करें तो आसपास के तमाम जिलों में कल जोरदार बारिश हुई है। और मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों में तेज हवा के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मतलब कुल मिलाकर मानसून जो है 7 जुलाई तक सक्रिय रहेगा, झमाझम बारिश होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मानसून के बादल हर बार दगा दे जा रहे हैं। बादल नजर तो आते हैं, लेकिन तेज हवा का झोंका बादलों को कहीं और ले जाता है। और देखिए राजधानी रांची का आसमान आपको दिखा दें, हर दिन आपको राजधानी रांची के आसमान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हल्की हवा चल रही है, आसमान में घटा जो कहते हैं, ये घनघोर घटा छाई है। और जाहिर है कि ऐसे में मौसम विभाग को उम्मीद है कि आज रांची समेत आसपास के जिलों में जोरदार बारिश होगी। और मानसून की शुरुआती बारिश जब भी होती है तो उम्मीद यही की जाती है कि यह बारिश कम से कम 2-3 दिन तक लगातार रहे, ताकि किसान अपने खेतों में धान का बिचड़ा जो है वो लगा सकें। और बता दें कि फिलहाल पिछले 2 दिनों से जो अधिकतम पारा बढ़ा था, गर्मी का एहसास हो रहा था, उसमें कमी आई है। कुल मिलाकर मानसून सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आप मानसून का स्वागत अब कर सकते हैं, क्योंकि बारिश अब नजर आने लगी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रामगढ़ में कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस साल जून महीने में जिले में सिर्फ 143.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 351.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी। हालांकि कृषि विभाग ने किसानों को चिंता नहीं करने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार किसान फिलहाल दलहन और मकई की खेती पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इन फसलों में कम पानी की जरूरत होती है। साथ ही किसानों को कम अवधि वाले धान के बिचड़े तैयार करने की भी सलाह दी गई है। 25 के अनुसार 26 में बारिश आधा से भी कम हुई है, तो फिर भी ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1 नंबर का खेत में कम समय, जैसे 90 से 110 दिन वाले अवधि का बीज का चयन करें। रामगढ़ जिले में मानसून का आगाज हो गया है, लेकिन बारिश बीते वर्ष से काफ़ी कम हुई है। बीते वर्ष 2025 जून माह की बात करें तो 351.1 mm बारिश हुई थी, लेकिन इस वर्ष की बात करें जून माह में तो 143.5 mm ही बारिश हुई है। इसके कारण किसान काफ़ी चिंतित हैं। देख सकते हैं मौजूद हूँ और महिला किसान जो है यहाँ पर धान का बिहन कर रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि बारिश काफ़ी कम हुई है। इधर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 90 से 110 दिनों के होने वाले बीज का बिहन अभी किया जा सकता है। अब बारिश अगर कम है तो दलहन की फसल लगाई जा सकती है। हाँ, कम के लिए तो कर रहे हैं, धुरी बिहन कर लिए। हाँ, तो उम्मीद है बारिश होगी। अब उम्मीद तो कर रहे, देखिए बारिश नहीं होगा तो फिर क्या करें। और ये मकई और दलहन की फसल के लिए कहा जा रहा है, लगाए हैं आप? हाँ, लगाए हैं, मकई लगाए हैं। हाँ। तो बारिश कम होने से चिंता बढ़ा दिया आप लोग ने बताया है कि बारिश जो है का क्रम जो है अब लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। ऐसे में किसानों को फिलहाल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बारिश कम हो रही है तो दलहन और मकई की फसल यहाँ पर की जा सकती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और देखिए, रामगढ़ में देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे पूरे इलाके का मौसम सुहाना हो गया है। सुबह भी झमाझम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग शनिवार तक बारिश के जारी रहने का अनुमान जता रहा है।
हालांकि इस दौरान ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। देर शाम से बारिश का क्रम जारी है। सुबह से भी बारिश हो रही है। बूंदाबांदी बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दूसरी ओर किसान भी काफ़ी इसके कारण खुश है। बताया गया है कि मानसून सक्रिय है और शनिवार को भी बारिश का क्रम जारी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने यहां वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया है। ऐसे में पेड़ के नीचे या खुले आसमान के नीचे जाने से मनाही की गई, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर हम जून महीने की बात करें तो 143.5 mm बारिश हुई है, जो कि बीते वर्ष से काफ़ी कम या आधे से भी कम बारिश इस वर्ष जून महीने में हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि आगे जो है मानसून जो है सक्रिय रहेगा, दक्षिण पूर्व पश्चिम जो मानसून है, और इसके कारण अच्छी वर्षा होगी। किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो है बारिश के कारण जल जमाव के कारण परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन किसान इस बारिश से काफ़ी खुश दिख रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां नगर निगम ने सीसीआर कंट्रोल रूम से डिस्ट्रिक्ट मोड़ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सहायक नगर आयुक्त अनिल पांडे के नेतृत्व में बुलडोजर चलाकर फुटपाथ पर लगी अस्थायी दुकानों को हटाया गया। इस दौरान दुकानदारों ने भेदभाव करके कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इस पर नगर निगम ने कहा कि अभियान नियमों के तहत चल रहा है और जहां भी अतिक्रमण मिलेगा वहां कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं फुटकर विक्रेताओं ने स्थायी स्थान की मांग भी की है। आज जहाँ बैठो हो या पर उठा पठा दे, सब्जी भी बर्बाद होलो, कितना भी देखा उठा के बोरा भर ले जा रहा है। अभी अंदर में बतेबो कर लेते, अंदर में कुछ साधन देते, हम तब न बैठिए हम। पहले जो नगर आयुक्त है वो हम लोग को जगह यहीं पर दिए गए हैं। पहले हम लोग रोड साइड में ही लगाते थे, रोड तक जो है सो हम लोग को बोले थे 4 फीट के अंदर लगाना, तुम लोग दुकान और 6 फीट आगे छोड़ देना 4 व्हीलर खड़ा होके। बाकी सब जितने लोग आएंगे सब खड़ा होके वो अपना सब्जी खरीदारी करते हैं। तो हम लोग अभी 3 फीट के अंदर लगाते हैं, उसमें भी नगर निगम को दिक्कत है। लोगों की सहूलियत के लिए लगातार अभी अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सड़कों पे जाम की समस्या ना हो, लोगों को पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, और जो हमारे ड्रेन है, जो हमारे नालियाँ हैं, उस पर अतिक्रमण हटाए ताकि उसका नियमित सफाई हो। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम के पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा सिर्फ ऐसे जगहों पर अतिक्रमण अभियान जो है वो चलाया जाता है जहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो सब्जी विक्रेता है सब्जी बेचते हैं, फल विक्रेता फल बेचते हैं। लेकिन बता दें कि शहर के कई ऐसे जगह हैं, बड़े प्रतिष्ठान है, या फिर हम कह लें कि जो कई भीड़ भाड़ वाले इलाके, उन जगहों पर अतिक्रमण के नाम पर जो है सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। अभी हम हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर है और यहाँ पर आपको अधिकतर नजर आएगा कि लोग जो है सब्जियां बेचा करते हैं, फल बेचा करते हैं, और ऐसे में जो है यहाँ पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो फुटकर विक्रेता सड़क के किनारे सब्जी और फल बेचा करते हैं, उनका कहना है कि आखिर हम कहाँ जाएं। यानी सीधे तौर पर उनका कहना है कि थोड़ी बहुत जो है वो पैसे की आमदनी की जो है वो अर्जित करते हैं और उन्हें जो है अस्थायी रूप से कोई जगह नहीं दिया गया है। हालांकि इसको लेकर नगर निगम के पदाधिकारी बताते हैं कि अतिक्रमण को देखते हुए जो है ऐसी कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि जो लगातार अपने जगह की मांग कर रहे हैं फुटकर विक्रेता, उनको जो है कब तक अस्थायी जगह दी जाती है और क्षेत्र को जो है पूरे हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने का काम किया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। खबर सिमडेगा से है, जहां बानो प्रखंड के हल्दी बेड़ा गांव में फूस की झोपड़ी में बच्चों की पढ़ाई का मामला सामने आया है और इसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। जिला शिक्षा अधीक्षक ने गांव पहुंचकर स्कूल की स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद फूस की झोपड़ी में चल रही कक्षाओं को स्कूल परिसर में बने रसोई घर में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग ने बताया कि जिले में 400 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं, जिनकी मरम्मत का काम चल रहा है। साथ ही नए स्कूल भवनों की मांग भी विभाग को भेजी गई है। स्कूल में पानी टपकता है, इसीलिए बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम इस झोपड़ी में पढ़ रहे हैं। गाँव वालों ने यह छपरी बनाया है, उस दिन से हम इस छपरी में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं मुख्यमंत्री से यह मांग करती हूँ कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द बनवाया जाए और हमें स्कूल में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
स्कूल में बहुत दिक्कत हो रहा है कि क्या है, बच्चों लोग को पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। स्कूल घर गिरने वाला है, अभी तो छत पूरा टूट रहा है, इसीलिए अब झोपड़ी में पढ़ रहा है। गांव समिति लोग बातचीत किए और झोपड़ी बनाए। स्कूल में बहुत बच्चों लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। बारिश होने के कारण छत गिर रहा है, इसलिए गांव का सभी मजदूर को जुटे, माए बहन भाई बाप और झोपड़ी बनाए हैं, वहीं बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। जल्द से जल्द स्कूल बनवाना चाहिए। बरसात में बिल्डिंग से रिसाव हो रहा है छत से, तो बच्चों को बैठने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो ग्रामीणों ने आंगन में ही एक टेम्प्रोरी व्यवस्था किए थे तिरपाल की सहायता से। लेकिन जब हम लोग गए तो वहाँ देखे कि हमारा जो किचन भवन है वो सही अवस्था में है, जहाँ पर हम लोग अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। तो विभागीय अनुमति मिलने के बाद हम लोग उस पर काम करेंगे और उसका रिपेयरिंग अथवा नया भवन बनाने के लिए हम सरकार को पुनः प्रस्ताव